हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी क्लास है और हिंदी क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्ण संधि। और संधि में भी हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी, उसके भेद भी कंप्लीट कर लिए थे। और जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि की। तो मुझे पता है पिछली क्लास में हमारा स्वर संधि का एक भेद रह गया था जिसको हम अयादि संधि बोलते हैं। तो आइए आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो सभी बच्चे टॉपिक डालेंगे यहाँ पर। अयादि संधि क्या क्या कंडीशंस होती है इसकी, क्या क्या इसमें कंडीशंस अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हमारी संधि होती है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इसके बारे में लिखेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो होगा अयादि संधि के करते समय या फिर, ठीक है बच्चे, या तो लिखेंगे अयादि संधि को करते समय या फिर लिखेंगे शब्दों के बीचों बीच, शब्दों के बीचों बीच, शब्दों के बीचों बीच हमारे यह व वर्ण आते हैं और इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन आते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी एक कंडीशन होगी जो बोर्ड पर लिखी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या कहना चाह रहा है आदि संधि में हमसे हमसे वो कहना चाह रहा है शब्दों के बीचों बीच यह वह वर्ण आते हैं और इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन आता है। तो सभी बच्चे देखेंगे किस तरीके के इसमें शब्द आते हैं और किस तरीके के इसमें शब्द नहीं आते हैं। तो बोलता है हमसे अयादि संधि की डेफिनेशन। अयादि संधि की डेफिनेशन होगी शब्दों के बीचों बीच यह वर्ण आते हैं और इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन आते हैं। तो यह हमारी, तो यह अयादि संधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसमें बस एक ही कंडीशन लिखेंगे जो कि बोर्ड पर लिख दी है। अब बात आती है इसकी कि इसमें किस तरीके के हमारे वर्ण आते हैं, कैसे किसमें वर्ण आते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखेंगे यदि इसमें वर्ण आता है हमारे पास न, य, न, यानी नयन। ठीक है बच्चों, फिर एक वर्ण आता है न, आ, य, क, नायक। ठीक है बच्चों, नायक आ गया। फिर या फिर आता है हमारा पावन। तो आपने देखा, इसमें मैंने आपको लिखवाया है कि देखेंगे कि यह वह वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर यह वर्ण है बीच में, यहाँ भी शब्दों के बीच में यह वर्ण है और यहाँ भी शब्दों के बीच में वह वर्ण है। अब अगली कंडीशन, अगली बात वो बोल रहा है और इनसे पहले स्वर सहित व्यंजन आते हैं। ये आ गया स्वर सहित व्यंजन, ये आ गया स्वर सहित व्यंजन और ये आ गया स्वर सहित व्यंजन। तो दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसमें बताने वाली बात बस यही थी। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन और लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे डालेंगे नंबर 2 पर कि नंबर 2 कंडीशंस क्या है। ठीक है बच्चों, नंबर 2, जब हम अयादि संधि के शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं तो
संधि करते समय, संधि करते समय उन शब्दों का या टुकड़ों का या योग का कोई अर्थ नहीं होता है, नहीं होता है। तो सभी बच्चे इस बात को भी बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान रखेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि जब हम अयादि संधि के शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि करते समय उन शब्दों का या टुकड़ों का या योग का कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी उसका अर्थ कोई अर्थ नहीं होता है। यदि जब हम कोई और शब्द की संधि करते थे तो संधि का अर्थ मतलब था या अर्थ था कि जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं तो जो उसके टुकड़े होंगे, योग होंगे, उन शब्दों का कुछ ना कुछ मीनिंग यानी अर्थ निकलना चाहिए। लेकिन अयादि संधि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये कहता है कि इनमें जब हम अयादि संधि के कोई शब्द आता है और उनके जब हम संधि विच्छेद करते हैं या योग करते हैं तो जो उनके शब्द निकलते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, यही इसकी पहचान है। अब जैसे शब्द था हमारा, शब्द लिया था हमने पवन, ठीक है बच्चों, जैसे शब्द लिया था पवन। अब जब मैं पवन की संधि करता हूं तो क्या बनेगी, न, ठीक है बच्चों। जैसे एक शब्द था हमारा पवन और पवन के बाद एक शब्द था हमारा नायक, ठीक है बच्चों, एक शब्द था नायक। तो सभी बच्चे एक बार मुझे बताएंगे कि मैंने पवन और नायक जो बोर्ड पर लिखा है वो आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, तो लगभग ये सभी बच्चों को दिखाई दे ही रहा है। अब बात आती है इसकी संधि कैसे करेंगे। पहली कंडीशन वे पढ़ेंगे, इसकी पहचान ये करेंगे कि इसमें पहली कंडीशन में वो हमसे कह क्या रहा है। तो आपने देखा कि पहली कंडीशन में वो कह रहा है हमसे शब्दों के बीचों बीच ये वर्ण आते हैं, ये आ गया, ये आ गया। फिर वो कहता है स्वर सहित व्यंजन आते हैं, ये भी आ गए, ये भी आ गए। ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा था, वो कह रहा है जब हम अयादि संधि के शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि करते समय उन शब्दों का या टुकड़ों का या योग का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब मैं इसकी संधि करता हूं मुझे पता है इसकी संधि होगी पोधन वन, तो आप सभी को पता है पो की कोई अर्थ नहीं होता, तो इसी कारण ये हो जाती है हमारी अयादि संधि। अब बात आती है नायक की, तो नायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ने प्लस अक, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसीलिए ही ये हमारी अयादि संधि है। सभी बच्चे यहाँ तक मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जितना अभी तक आपको मैंने ये पढ़ाया है आज की क्लास में ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। फिर बढ़ेंगे हम इसके एक दो एग्जाम्पल की तरफ कि किस किस तरीके के और इसमें हमारे वर्ड आते हैं। तो जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और जो इसको उतारना चाहता है वो भी इसको उतार लेगा। ठीक है बच्चों, फिर बढ़ेंगे हम आगे। तो लगभग सभी बच्चों ने उतार ही लिया होगा और स्क्रीनशॉट इसको लेना होगा, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे कि इसमें शब्द किस किस प्रकार के और शब्द आते हैं, किस किस तरीके की इसमें कंडीशंस हमारी अप्लाई होती है। तो पहला जो शब्द आता है या तो शब्द आएगा जैसे आ गया शयन, ठीक है बच्चों, जैसे शब्द आ गया शयन। फिर आ जाता है शब्द चयन, तो बिल्कुल इसी तरीके के इसमें हमारे शब्द आएंगे, इनसे अलग कोई शब्द नहीं आएगा। मतलब कहने वाली बात यह है इसी लैंग्वेज में हमारे अयादि संधि के अंदर शब्द आते हैं, उनसे अलग कोई वर्ड या शब्द नहीं आता है। अब जैसे 3 शब्द तो ये हो गए, अब और एक दो शब्द और ले लेते हैं। जैसे शब्द आ गया हमारा गायक, ठीक है बच्चों, गायक के बाद आ गया हमारा गायिका, 2 शब्द ये हो गए। अब बात आती है जैसे शब्द आ गया हमारा हवन, हवन हो गया, हवन के बाद आ गया भवन, जैसे ये हमारे
हो गए शब्द। तो अब इनकी संधि कैसे करेंगे? तो कंडीशन नंबर 1 में 3 को पहचानने की कि ये वह वर्ण आते हैं शब्द के बीचों बीच, ये रहे ये वह, ये रहा ये रहा ये रहा ये और ये रहा ये रहा वह और ये रहा वह। एक बात तो हो गई हमारी सिद्ध, मतलब कंफर्म हो गई कि हमारी अयादी संधि की एक कंडीशन तो इसमें लग गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि इनसे पहले आता है स्वर सहित व्यंजन, यानी जिसके अंदर स्वर छुपा हो या फिर खुद स्वर यहाँ पर आता है। तो कहने वाली बात यह है, से के अंदर भी स्वर है, च के अंदर भी, ग के अंदर, और इससे पहले आ गया, से पहले भी आ गया, से पहले आ गया और इससे पहले आ गया। तो आपने देखा कि शयन में भी हमारा स्वर छुपा हुआ था, और चयन में भी, गयन में भी, गायक में भी, गायिका में भी, हवन में भी और भवन में भी। तो दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई हो गई, जिससे हमारा ये पता लग गया कि अयादी संधि के हमारे शब्द है। अब हम इनकी ही संधि करेंगे। अब बात आती है कि सबसे पहले की दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी हमारी इसमें कि हमें इसमें ये देखना है कि जब भी हम इन शब्दों की संधि विच्छेद करते हैं या टुकड़े करते हैं या फिर योग करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है बच्चों। और जो और संधि करते थे, जैसे गुण संधि हो गई, यण संधि होगी, तो उनमें संधि का अर्थ मतलब है दो शब्द को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो बस कहने वाली बात यही थी, इससे अलग कुछ भी बात इसमें नहीं थी। तो सभी बच्चे एक बार इन शब्दों को नोट करेंगे फटाक से, क्योंकि ये है बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो जैसे शब्द आ गया हमारा शयन। जब मैं शयन का संधि विच्छेद करता हूं तो इसका होता है से धन यन। ठीक है बच्चों, से धन यन से ही बनता है हमारा शयन। अब बात आती है हमारी चयन की, तो इसका भी अर्थ होगा चे धन यन, यानी चयन। चयन का भी अर्थ यही है इसका संधि। गयन का अर्थ है गे धन यन। तो बच्चों आप सभी ने देखा शुरू के 3 वर्ण की जो संधि है वो ये है। चयन को लिखेंगे से धन यन और चयन को लिखेंगे चे धन अन, और अन लिखेंगे, सॉरी बच्चों ये अन है, इसको यन मत कर लेना। ठीक है बच्चों। तो चयन को लिखेंगे से धन अन, चयन को लिखेंगे चे धन अन और गयन को लिखेंगे गे धन अन। अब बात आती है गायक की। गायक की का क्या निकलता है? तो आपने देखा कि गायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गे धन अक। गायक और गायिका का धन संधि विच्छेद होगा गे धन इका। तो ये हो गया हमारा गायिका। तो आपने देखा इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इस च का भी कोई अर्थ नहीं है, इस अन का भी कोई अर्थ नहीं है, ग का भी कोई अर्थ नहीं है, अन का भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, और इसका भी और इसका भी, इसका भी, मतलब जितने भी हमने संधि विच्छेद पर ये वर्ण लिखे हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। तो यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम अयादी संधि के शब्दों की संधि करते हैं, टुकड़े करते हैं या योग करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, जो कि बोर्ड पर आपके सामने है। इस तरीके के इसमें वर्ण आते हैं और इस तरीके की इसमें संधि होती है। अब बात आती है हवन की। हवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हवन का आप सभी को पता है, हवन का होगा हो धन अन, यानी हवन। ठीक है बच्चों। भवन का भो धन अन। तो भो का भी अर्थ नहीं होता, अन का भी कोई अर्थ नहीं होता, और हो और अन का भी अर्थ नहीं होता। तो इसी के साथ आपका ये पॉइंट भी हो गया क्लियर, और इसी के साथ अयादी संधि भी और स्वर संधि के भेद भी हमारे हो गए कंप्लीट। ये बहुत ही आसान थे, बहुत ही सरल थे, बस समझने के लॉजिक था थोड़ा सा ही। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ में आया होगा, और आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मन लगा के और ध्यान से पढ़ा होगा। तो अब जो बात करेंगे वो करेंगे हम विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि हमारे 3-4 पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट के थ्रू हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ना कि और तरीके से। ठीक है बच्चों। तो इन सभी को जल्द से जल्द इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो इसको उतारना चाहता है वो उतार लेगा। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा विसर्ग संधि, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको सभी बच्चे करेंगे ही करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो सभी को सबने उतार लिया होगा। अब जो मेरे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अगला पॉइंट विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में भी जो हमारा पहला पॉइंट लिखा है वो लिखा है विसर्ग में परिवर्तन, यानी विसर्ग का विसर्ग संधि में परिवर्तन। तो इसमें इस तरीके के हमारे वर्ण होते हैं, यानी इस तरीके के हमारे
शब्द होते हैं। अब बात आती है इनको हम कैसे तोड़ते हैं और कैसे नहीं तोड़ते हैं। तो आपने इसमें एक बात नोटिस की होगी, वो क्या है, विसर्ग का, यानी ये जो चिन्ह है ये है हमारा विसर्ग का, यानी जो ये वाला ऐसा चिन्ह है ये हमारा विसर्ग का, यानी इस विसर्ग का इस विसर्ग में ही परिवर्तन। तो आपने देखा सभी शब्दों में विसर्ग चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, यानी उपयोग हुआ है। अब बात आती है इसकी संधि की। तो बच्चों इसकी संधि क्या होगी, तो इसकी संधि में इसने बोला है विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा। तो सेम इसका ऐसे ही होगा, प्रातः धन काल। तो इसकी जो संधि होगी प्रातः काल की वो ये होगी, प्रातः काल, प्रातः धन काल। अब बात आती है अतएव, तो इसका भी होगा अतएव धन एवं तैवम। ठीक है बच्चों। अब बात आती है पुनः आगमन की, पुनः आगमन की। तो इसका भी जो संधि विच्छेद होगा वो यही होगा, पुनः धन आगमन। ना कि इनमें कोई चेंज होगा। अगर विसर्ग का विसर्ग में अगर ऐसे वर्ण आते हैं और उसका हमसे संधि विच्छेद करने को बोलता है, करना कुछ नहीं है, जहाँ पे विसर्ग संधि का चिन्ह है बस उसको एक साइड में लिख लेंगे, बाकी के शब्द को सेम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें और कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। ये जो विसर्ग संधि है ये सारी ही चिन्हों पर आधारित है। मात्र 7 से या 5 से ऐसे पॉइंट है जो कि आप सभी को ध्यान रखने हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो बच्चों जो अगला पॉइंट है वो है हमारा रह का विसर्ग में परिवर्तन। इसमें किस किस तरीके के वर्ण आते हैं उसको भी आज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो दूसरा जो नंबर 2 पॉइंट है वो सभी बच्चे यहाँ पर डालेंगे नंबर 2 लिखकर। वो क्या लिखेंगे, इस रह का विसर्ग में परिवर्तन। अब बात आती है इसमें किस तरीके के वर्ण आते हैं। तो इसमें भी सभी बच्चे देखेंगे, इसमें हमारे आता है इस तरीके का वर्ण, इस तरीके का आ गया। जैसे ये निर्धन लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये जैसे ये निर्धन लिखा है तो इसमें जो ये वाला लिखा हुआ है इसका होता है विसर्ग में परिवर्तन। बताने वाली बात इसमें यही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारी संधि ही जो विसर्ग संधि है सारी चिन्हों पर ही डिपेंड है। कैसे, कौन से के अकॉर्डिंग विसर्ग में कौन सा चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, इस चिन्ह की जगह कौन सा विसर्ग के चिन्ह की जगह विसर्ग संधि में आ जाता है। तो जब मैं इसकी संधि करता हूँ यानी इसका योग या टुकड़े करता हूँ तो आप सभी को पता है इसका जो संधि होगी वो होगी इसकी निर धन धन, मतलब निर प्लस धन, जो कि है हमारी गलत। ठीक है बच्चों, अगर ऑप्शन में हमारे पास ये है तो ये होगी हमारी गलत। अगर ये वाला ऑप्शन में भी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निर धन धन। ठीक है बच्चों, अगर ऑप्शन में हमारे पास ये भी है और ऑप्शन में हमारे पास ये भी है तो सबसे पहले हम नंबर 1 को लगाएंगे, ना कि नंबर 2 को। अगर ऑप्शन में नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 आंसर देंगे, अगर ऑप्शन में दोनों है तो नंबर 1 को आंसर देंगे। तो बताने वाली बात यही है कि इस रह का भी इस विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसमें डरने वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, जो कि लगा जाते हैं ये वाला आंसर और ऑप्शन में होते हैं दोनों। लेकिन हमें दोनों में से ऊपर वाला ना लगाकर नीचे वाला आंसर लगाना है। जैसे एक वर्ड और देख लेंगे वो कैसे होगा हमारा, जैसे शब्द होता है दुर्गम। ठीक है बच्चों, जैसे एक शब्द हो गया हमारा दुर्गम। ठीक है बच्चों, एक जैसे हो गया दुर्दशा, दुर्दशा। तो ये 2 शब्द और मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जब हम दुर्गम की संधि करते हैं तो शब्द सबको पता है ये बन जाएगा ऐसे, दुर्धन गम। ठीक है बच्चों, नंबर 2 पर, और नंबर जो ये तीसरा है दुर्दशा का बनेगा ऐसे, दुर्धन दशा। ठीक है, अब जब मैं इसका नहीं सही संधि विच्छेद यानी सही वर्ण विच्छेद करता हूं तो कैसे बनेगा, इसका बनेगा ये वाला दुर, इस वाले रह को आ जाएगा विसर्ग में परिवर्तन, जो कि हो गया। और ये लिख देंगे हम सेम ऐसा का ऐसे ही, ये आता है नंबर 1 पर। फिर बात आती है दुर्दशा की। तो दुर्दशा में भी हमारा ये वाला रह कर जाता है इसमें विसर्ग में परिवर्तन, जिससे हमारी ये वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है बच्चों, अगर ऑप्शन में ये है दोनों है तो नीचे वाला, अगर ऊपर वाला है ऊपर वाला, अगर ऑप्शन में दोनों है तो नीचे वाला, अगर एक एक है तो दोनों को देखकर लगा देंगे कौन सा शब्द है। ठीक है बच्चों, तो बताने वाली बात यही थी, इस रह का भी इस विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमारी विसर्ग संधि का ये पॉइंट भी पूरा हो जाता है। अब बात आती है अदिश रह का विसर्ग में परिवर्तन, वो क्या है तीसरा पॉइंट, अब उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझ में आ रही होगी, क्योंकि पॉइंट में दम नहीं है, बहुत ही इजी है। बताने वाली बात यह है, इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। बात आती है इस वाले से का विसर्ग में परिवर्तन। शब्द आता है जैसे आ जाता है निस्तेज, निस्तेज। ठीक है बच्चों, एक शब्द तो हो गया हमारा निस्तेज, एक हो गया जैसे निस्संदेह, दुस्साहस। ठीक है बच्चों, जैसे शब्द हो गया दुस्साहस, ठीक है। एक जैसे हो गया निस्संदेह, जैसे आपने से देखा कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं 3 वर्ण, और बात मैंने आपको बताई है कि इस वाले रह का विसर्ग में परिवर्तन, यानी इस वाले से का और इस वाले से का और इस वाले से का होगा हमारा विसर्ग में परिवर्तन, जो कि विसर्ग संधि की ओर हमें लेकर जाएगा। आप सभी एक बार इनको शब्द को देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब देखते हैं इसमें बताने वाली बात क्या है। अब जब मैं इसकी संधि करता हूं और इसकी करता हूं और इसकी भी करता हूं, तो क्या इसका संधि विच्छेद होगा, क्या क्या इसमें हमारे वर्ण निकल कर आएंगे, वो सभी हम अब देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जब मैं निस्तेज की संधि करता हूं, तो जो पहला वर्ण बनता है वो बनता है हमारा निस धन तेज। ठीक है बच्चों, जो वर्ण बनता है वो बनता है हमारा निस धन तेज। और दुस्साहस में भी जब मैं दुस्साहस का संधि विच्छेद करता हूं, तो इसका बनता है दुस धन साहस, जो कि हमारा गलत है, सही नहीं है। और जब मैं निसंदेह करता हूं, तो इसका बनता है निस्धन संदेह। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी बच्चे देखेंगे। अब बात आती है नंबर 3 के पॉइंट की तरफ, के नंबर 3 पॉइंट में वो क्या कहता है, मुझे इस सह में भी इसका विसर्ग में परिवर्तन करना है। जो शब्द बनाएगा हमारा निस धन तेज, ठीक है, निस तेज। दुस्साहस का भी हो जाएगा दु धन साहस। ठीक है बच्चों, निसंदेह का भी हो जाएगा नि संदेह। इसका मतलब है कि इसका भी नहीं है, निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है, दुस्साहस मतलब कोई साहस नहीं करा उसने, निस्तेज मतलब कोई तेज नहीं है, मतलब वो तेज नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही धीमा है। ठीक है बच्चों, तो बताने वाली बात यही है कि इस का भी इसमें विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनमें कुछ भी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम, जो बात करते हैं शय का विसर्ग में परिवर्तन। अब ये आ जाता है कौन से शय का। ठीक है बच्चों, अब जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे नंबर 4 पर, और इधर लिखेंगे नंबर 5 पर। अब ये दोनों पॉइंट को एक साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला शय का सर्ग में परिवर्तन। ठीक है, अब जो 5वां पॉइंट है वो ये है, इस शय का या इस शय का, इसमें यानी विसर्ग में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं, क्योंकि इनकी पहचान हम वर्ण से ही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब भी हम इनको पहचान सकेंगे वो शब्दों से ही पहचानेंगे, क्योंकि हम बिना शब्दों के इससे पहचान नहीं सकते कि कौन से में क्या कंडीशन अप्लाई हुई है, किस तरीके से क्या उसमें चेंजिंग आए हैं, किस में किसका परिवर्तन हुआ है, ये सब हम शब्दों के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शब्दों का ही आपको बताना पड़ेगा, शब्दों से ही। ठीक है, तो अब जो मैं यहाँ पर शब्द लिखूंगा एक दो, उनको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो मैं शब्द लिखता हूँ इस वाले में लिखता हूँ, जैसे आ जाता है निश्चित में आता है ये शब्द निस, ये आ जाता है निस काम। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने दो शब्द लिखे, ये इसका एग्जाम्पल और ये इसका एग्जाम्पल। अब बात आती है इसकी संधि की, इसकी संधि कैसे होगी और इसकी संधि हमारी कैसे होगी, तो डरना नहीं है, मैंने आपको बताया था इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, निस काम। ठीक है, अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर इसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या आएगा, निस।
ठीक है बच्चों, जो दूसरी कंडीशन थी उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो सभी बच्चे देखेंगे कि यह आधा यानी हलंत के साथ है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब मैंने बताई थी कि इसका इसमें परिवर्तन और इसका इसमें परिवर्तन, तो आप सभी को पता है इसका परिवर्तन कर देंगे हम इस सह का विसर्ग में, जो ये हो गया ये बन गया निष्काम। अब मुझे पता है इसका परिवर्तन करना है, तो इसका भी मैंने परिवर्तन कर दिया, जो ये बन गया निश्चित। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, चेंजिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। अब सभी बच्चे देखेंगे कि और कैसे क्या क्या कंडीशन इसमें और कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट क्या है हमारा? छठा पॉइंट है इस मने का, इसका औ में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, इसका इसमें परिवर्तन। अब बात करते हैं इसका इस यशय का औ में परिवर्तन। ये दोनों वही कंडीशन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, करना कुछ नहीं है। इसको भी हम शब्दों के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। कैसे? शब्द देखेंगे, जैसे मने में वाले यानी छठे पॉइंट में जैसे शब्द आता है वो आता है हमारा मनोकूल। एक शब्द आता है जैसे मनोकूल, मनोनुकूल। ठीक है बच्चों, जैसे एक शब्द तो ये आ गया हमारा मनोनुकूल। ठीक है, दूसरा शब्द आ गया मनोरथ। तो इसमें दो शब्द मैंने आपको लिखवा दिए। अब बात आती है यशोगाओं में परिवर्तन। तो जैसे शब्द आता है यशोधरा। ठीक है, एक शब्द ये हो गया यशोदा, और जो दूसरा शब्द होगा वो होगा यशोधरा। यशोधरा, चार शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन शब्द को आप संधि विच्छेद करेंगे। कैसे? इसमें सबसे पहले बताइए है इस मने होगा इस ओ में परिवर्तन, इस यशय का औ में परिवर्तन। तो जो इसका संधि होगा वो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, इसका योग क्या होगा। कुछ भी आपसे वो कह सकता है, कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। तो सभी बच्चों को पता है, मुझे पता है इस मन है का औ में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, औ का मनो में अनुकूल में मतलब औ का इसमें परिवर्तन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो ये वाला इसका इसमें और औ का इसमें परिवर्तन। ठीक है बच्चों, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो औ का यशय में परिवर्तन। ठीक है, यानी जो ये औ है, ये वाला औ है, ये वाला औ है, ये वाला औ है, इसका इसमें परिवर्तन होगा। कैसे होगा? जैसे मनेहु लिखा है तो इस ओ का हमने इसमें परिवर्तन कर दिया, इसका भी अर्थ होता है और दूसरे वाले शब्द का भी अर्थ अनौ चाहिए, जो कि होता है अनुकूल। अनुकूल का भी अर्थ होता है। अब बात आती है मनोरथ में, जब हम इसका भी संधि विच्छेद यानी वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये होता है ये इस औ का हमने मने में परिवर्तन कर दिया। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब जैसे मैं यशोदा में करता हूं तो यशोदा का भी आपको पता है, यशोदा का भी यही है यशोधन उदा। ठीक है बच्चों, यशो यशय धन धा। ठीक है बच्चों, तो यही था इसमें बताने वाली बात, और कुछ इसमें खास बताने वाली बात नहीं थी। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपने ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया है। अब इसमें और कुछ खास बात नहीं बची है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हो गई आपकी विसर्ग संधि भी कंप्लीट, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो आपके एग्जाम के लेवल का है। यदि मैं इसमें एक दो पॉइंट और है, अगर वो भी आपको लिखवा दूं तो वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। बस यही है, अगर इस तरीके के बनाए तो आप उसका उसमें परिवर्तन कर लेंगे, कौन से चिन्ह का कौन से उसमें परिवर्तन करेंगे। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा अगली क्लास में पॉइंट कौन सा चलेगा, और उसको हम तुरंत ही उस क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे, चाहे हमारी क्लास कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए। तो सभी बच्चों को पता है जो अगला पॉइंट होगा वो होगा हमारा व्यंजन संधि।
और व्यंजन संधि को बहुत ही अच्छे ढंग से हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन वो हमसे पूछता है। ठीक है बच्चों, तो जब तक के लिए हम आपसे आज की सेवा वहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है बच्चों, और जो पढ़ाता हूँ उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहेंगे, ताकि भविष्य में आपको उसके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अपना सिलेक्शन सभी बच्चे एक साथ पाते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।